हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज से हम यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है 24 मई 2026 को होने वाला यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि स्पेशली प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे थ्रू दिस सीरीज़। तो इस सीरीज़ का नाम ही हमने रखा है क्या? यूपीएससी PYQ, ठीक है, PYQs सीरीज़, ठीक है। तो इसका हम ये नाम रखकर इस थीम को फॉलो कर कर हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर डिस्कस करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि पहली बात तो ये है कि आप यूपीएससी की जो साइकोलॉजी है उसको आप समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली यूपीएससी इज़ डिमांडिंग फ्रॉम अ कैंडिडेट, राइट है। दूसरा पॉइंट ये कि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि भाई कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है। तीसरी बात ये कि आपका करंट अफेयर है उसको किस तरह से आपको स्टैटिक से लिंक करना है, because if you have gone through the previous year question paper you might have observed that nowadays UPSC is asking question about the static portion with linking the current affairs, right है। ये सारी चीज़ का हमको एनालिसिस करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, सो दैट 24 मई को आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपको ये फील ना हो कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा या मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। That should not happen, right? So without wasting your time, let's get started, and I'll try to finish this series as soon as possible, right? So that we can also solve the question from various test series which are going in the market, right? So anyway, let's get started and try to solve first question. इसका प्रीवियस ईयर वीडियो मैं आपके आई थिंक यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो मैं 1980 का 1980 से मैं शुरू करूँगा और 2025 तक जितने भी PYQ है पॉलिटी के इस सीरीज़ के माध्यम से फिनिश करेंगे। फिर इसका ज्योग्राफी, हिस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम शुरू करेंगे। ऑलराइट, सो ये 1980 का है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट, देखिए क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ेंगे और किस तरह से हम अप्रोच करेंगे और किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस इन द सेंस कि भाई अगर हम कोई क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो एनालिसिस करने के बाद सिर्फ आंसर जानना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि यूपीएससी ने किस तरह से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया और किस तरह से हम इसको डीफ्रेम कर सकते हैं, मतलब यूपीएससी ने किस तरह से इसको कोट किया और हम किस तरह से इसको डिकोड कर सकते हैं, डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है ABCD या फिर मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन आया जिसमें 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट्स अगर दे रखे तो उन सारे स्टेटमेंट्स हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, और किस तरह से हम उसको अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर हमारा नॉलेज लग रहा है या फिर हमारा फैक्ट लग रहा है या फिर लॉजिक लग रही है या फ्रीजनिंग लग रही है, राइट। तो बोलते हैं ना कि हमको साम दाम दंड भेद जितनी भी अपने पास नीति है, चाणक्य नीति है, उसको हम अपनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट हमारा उद्देश्य क्या है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होना चाहिए। आपका अगर 90 कट ऑफ जा रहा तो अगर 90 नंबर भी आ रहा तो कोई अच्छी बात है, जैसे अगर 95 आ रहा तो अच्छी बात है, 120 आ रहा तो भी अच्छी बात है। प्रीलिम से जस्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, लेकिन इसमें मान के चलिए मोर देन 99% लोग इसमें फेल हो जाते हैं, सिर्फ 0.025 या 5% के आसपास लोग ही इसमें पास होते हैं। तो इतने हल्के में मत लीजिए। अगर आपने प्रीलिम्स को हल्के में लिया है तो यूपीएससी आपको हल्के में ले लेगी। नाउ इट्स योर चॉइस, आप इसको सीरियस ले या ना लें। एनीवे, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला क्वेश्चन एंड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, ओके, कि इन केस ऑफ जॉइंट सिटिंग द लोकसभा एंड राज्यसभा इज कन्वीन्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आपको कि जब जॉइंट सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का और प्रेसिडेंट उसको बुलाते हैं, उसको कन्वीन करते हैं, उसका समन करते हैं, तो इसके पर्सपेक्टिव में हमको सॉल्व करना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि मैंने फाइनेंशियल बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा एंड द राज्यसभा विथ 2/3 मेजोरिटी, कि जब ये हमको करना हो कि भाई एक फाइनेंशियल बिल है वो लोकसभा के द्वारा पास होना चाहिए और 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा में होना चाहिए, क्या ये तब बुलाते हैं? लेट्स सी, हो सकता सही हो गलत हो। दूसरा, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए हम क्या जॉइंट सेशन बुलाते हैं? लेट्स सी। अगला है कि इफ़ आफ्टर
A bill has been passed by the one house and transmitted to the other house and bill is rejected by the other house. मतलब एक हाउस के द्वारा बिल को पास कर दिया गया है और दूसरे व्यक्ति मतलब दूसरे हाउस को मतलब लेट्स से कि लोकसभा से पास कर दिया गया और राज्यसभा में भेज दिया उस बिल को और राज्यसभा ने उस बिल को रिजेक्ट कर लिया। क्या इस केस में हम जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं? लेट्स सी। अगला क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द अबव, कि ये सारे केस में हम बुलाते हैं, राइट। सो पॉइंट इज दैट कि जॉइंट जो सिटिंग है, आपको पता है कि अगर बेसिक नॉलेज है कि आर्टिकल 108 में इसकी बात की गई है, आपको ये भी पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर आया है तो उसके लिए हम जॉइंट सेशन नहीं करते हैं। फाइनेंशियल बिल में मेजोरिटी पावर, आई वुड से द प्रिवेलिंग पावर इज वेस्टेड विद द लोकसभा। लोकसभा के पास रहती है फाइनेंशियल बिल, मनी बिल से रिलेटेड, राइट। सो आंसर ए शुड नॉट बी करेक्ट, राइट। फिर ऑप्शन बी की तरफ देखते कि इम्पीच द प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट को इम्पीच करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उसमें 2/3 मेजोरिटी लगेगी, स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, राइट। तो अगर स्पेशल मेजोरिटी है उसकी हर एक हाउस में लगती है और अगर जॉइंट सेशन अगर बुलाया जाएगा तो भाई जॉइंट सेशन में क्या होगा? जॉइंट सेशन में मेरे दोस्त लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, राइट। 550 के समथिंग उसकी लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की 250 के आसपास है। तो देखा जाएगा तो ज़्यादा पावर किसकी रहेगी? वोटिंग पावर तो डेफिनेटली लोकसभा की रहेगी ना, तो वो तो आसानी से इम्पीच हो जाएंगे, राइट है। सो इस केस में भी जॉइंट सेशन को नहीं बुलाया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वाई? क्योंकि एक मान लीजिए कि कोई ऑर्डिनरी बिल है या फिर एक ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आई वुड से, ठीक है, उसको एक हाउस ने पास कर दिया लेकिन दूसरे हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हाउस ने तो पास कर दिया, दूसरे हाउस के पास जाके क्या हो गया? ये डेड हो गया। मतलब ये बिल हो गया कि एक काइंड ऑफ डेड कंडीशन हो गई कि यार एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे ने नहीं किया। अब ये बात प्रेसिडेंट के पास गई कि यार अब क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला यार एक काम करो, बिल इंपॉर्टेंट है और यदि ऐसा हो रहा है तो चलो हम एक जॉइंट सेशन बुला लेते हैं ताकि सारे लोगों की सहमति को हम वहाँ पे देख सकते हैं। सो इन दैट केस जॉइंट सेशन कैन बी कन्विंस्ड। इज दैट क्लियर? सारे ऑप्शन वाला तो सही होगा ही नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन एज वेल। वैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी इसके अलावा भी कुछ नए पॉइंट्स मिलते हैं तो हम उसको रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यूपीएससी इज ऑल अबाउट द, इट्स नॉट ऑल अबाउट ओनली नॉलेज, इट्स अबाउट द फैक्ट्स एज वेल। आर्टिकल डायरेक्ट पूछा तो क्या कर लोगे? लास्ट एग्जाम में 109 आर्टिकल पूछा था, किससे रिलेटेड है ये? भाई अगर नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हो, कितने भी नॉलेजेबल व्यक्ति है, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट है। सो विल ट्राई टू मग अप द फैक्ट्स एज वेल फॉर द क्लियरिंग द यूपीएससी का प्रीलिम वाला एग्जाम। ऑल राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी को रिजोल्व करने के लिए जो कि डेडलॉक हो गया दो हाउस के बीच में, तब जॉइंट सेशन को बुलाया जाता है, राइट। आई वुड से जॉइंट सेशन इज नॉट सेशन, आई वुड से जॉइंट सिटिंग। सेशन इज समथिंग डिफरेंट। मैंने जो सेशन वर्ड इस्तेमाल किया है वो सिटिंग के पर्सपेक्टिव में। ऑल राइट। सो डोंट कन्फ्यूज डोंट गेट कन्फ्यूज विद सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट जो हम करते हैं कि समर सेशन है और विंटर सेशन एक्सेट्रा, उससे नहीं, ये जॉइंट सिटिंग है, राइट है। दूसरी बात है कि अगर बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है दूसरा हाउस के द्वारा, राइट, या फिर उस अमेंड को लेकर डिसएग्री कर दिया गया है कि भाई हम इस बिल पे डिसएग्री करते हैं, या फिर कोई बिल एक ऐसा है तो मोर देन 6 months हैव बीन elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द बिल बाय द अदर हाउस विदाउट द बीइंग द पास्ड बाय इट। मतलब ये कि एक बिल उसके पास गया एक हाउस के पास और उसने पास ही नहीं किया, 6 महीने तक अपने पास ही पटक रखा, तो इस केस में भी जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। सो प्रेसिडेंट समन कर सकता है दोनों हाउस को जॉइंट सिटिंग के लिए कि भाई आओ चलो इस पर हम डेलिब्रेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और वोट करते हैं इस बिल के ऊपर, राइट। प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग के एप्लीकेबल होता है ऑर्डिनरी बिल में, याद रखना, और फाइनेंशियली बिल ओनली, नॉट टू बी मनी बिल्स। देखिए हर एक मनी बिल फाइनेंशियली बिल होता है लेकिन हर एक फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियली बिल, ठीक है, इस केस में जॉइंट सेटिंग बुलाई जा सकती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल और मनी बिल में जॉइंट सेटिंग नहीं बुलाई जाती है। इस बात को आपके दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और पूछते हैं हर बार। ऑल राइट। इन केस ऑफ द मनी बिल द लोकसभा के पास ओवर राइडिंग पावर होती है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एंड वाइल द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उसको हर एक हाउस से सेपरेटली 2/3 मेजोरिटी से, अगर फेडरल वाला है तो उससे उसको पास करना होता है,
या फिर फेडरल वाला नहीं है तो उसको सिंपल मेजोरिटी से भी पास करना होता है। इज दैट क्लियर? दूसरी बात यह है कि जॉइंट सिटिंग अगर होती है तो उसका जो चेयरमैनशिप की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा उसको प्रिसाइड किया जाता है, राइट है। और ये बात याद रखिएगा कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो इसको प्रिसाइड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो इलेक्टेड नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। इज दैट क्लियर? और उस दिस इज द रिटर्न दैट कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का क्या होगा? चेयरमैन होगा। सो इसलिए वो प्रिसाइड भी नहीं करते हैं और आपने देखा होगा वोट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लोकसभा का मेंबर ही नहीं है भाई। ये बात समझ में आती है? अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जब अगर जॉइंट सिटिंग होती है तो उसमें कम से नहीं कम 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द टू हाउस, मतलब 250 और 550 इन दोनों को आप जोड़ दो, इसके बाद में इसका 1/10 निकाल लो। इतना मेंबर्स होना बहुत ज़रूरी, इतनी स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी जॉइंट सिटिंग होगी। ये कोरम है, ठीक है। और जो जॉइंट सिटिंग होती है वो रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके माध्यम से गवर्न किया जाता है, ना कि राज्यसभा से। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि बिल इज पास्ड बाय इफ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ बोथ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। और ये बिल को तभी पास माना जाता है कि दोनों हाउस के मेंबर आए, बैठे, डिस्कशन किया और वोटिंग की और मेजोरिटी में वोटिंग मिली यस में, तो उसको पास किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता ही है कि पास हो जाता है क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट ने कोई बिल लेके आया उसमें बाय द वे होता नहीं ऐसा कि गवर्नमेंट कोई बिल लेके आई और उसमें जॉइंट सिटिंग होती है, क्योंकि मेजोरिटी रहती है गवर्नमेंट की तो वैसे ही पास करवा लेती है। खैर, न्यू अमेंडमेंट टू बी बिल कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एक्सेप्ट इन 2 केसेस। ये बात याद रखिएगा, कोई बिल आ गया उस बिल के ऊपर डिस्कशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जो बिल में प्रोविजंस लिखे उसमें भी कुछ एक नया पॉइंट जोड़ दे, कुछ नया अमेंडमेंट जोड़ दे कि भाई ये इस पॉइंट के ऊपर भी हमें डिस्कशन करना है। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन ये है कि दोज अमेंडमेंट्स दैट हैव कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस एंड दोज amendments that might have become necessary due to delay in the passage of the bill। समझ में ये बात कि ऐसा अमेंडमेंट जिसके कारण फाइनल डिसएग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, उस केस में उसको अमेंडमेंट या फिर डिसअमेंडमेंट किया जा सकता है, या फिर नेसेसरी बन जाता है कि इसी के कारण बहुत ज़्यादा डिले हुआ था इस प्रोविजन के कारण, तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है, ठीक है। सो इन 2 केस में न्यू अमेंडमेंट्स उस बिल में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई पॉइंट्स में, कोई प्रोविजन में अगर चेंज करना चाहें सो इट्स नॉट पॉसिबल। ये एक्सेप्शन वाला केस है, यूपीएससी यहाँ डालेगी, यहाँ एक आपको फंस आएगी, तो याद रखिएगा ये पॉइंट्स, राइट। अगला क्वेश्चन है कि 1950 से लेकर जॉइंट सिटिंग के रिगार्डिंग कुछ सेशंस, कुछ आई वुड से सिटिंग्स हुई है, नॉट सेशंस, राइट है, 3 बार हुआ अभी तक। और ये पॉइंट याद रखिएगा, ये मेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हुई है। पहला तो डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1961 में आया था, तब हुई थी। एक बैंकिंग सर्विस कमीशन जिसको रिपील कर दिया गया 1978, उसमें हुआ था। और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में भी जॉइंट सिटिंग हुई थी। समझ में आया किस तरह से यूपीएससी के एक क्वेश्चन का ऑपरेशन करना है? इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन अब थोड़ा हम स्पीड में करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया आपको, राइट। पहला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है मतलब कि 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स किसके बारे में बोलता है? कि राइट टू प्रॉपर्टी एज नो लॉन्गर ऑफ द फंडामेंटल राइट। आपको पता है कि 1978 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था जिसको बोलते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इसके माध्यम से जो हमारा प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 19F इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको रिमूव करके किस में डाल दिया गया है? इसको डाल दिया गया आर्टिकल 300 एंड कैपिटल A। इसका मतलब अब क्या है? फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये एक स्टैट्यूटरी, नॉट स्टैट्यूटरी, आई वुड से द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और स्टैट्यूटरी राइट भी वी कैन से लाइक दैट कि स्टैट्यूटरी
स्टैट्यूटरी राइट का मतलब होता है कि कोई एक्ट के माध्यम से कोई बनाया गया हुआ राइट हो तो उसको स्टैट्यूटरी राइट बोलते हैं। और अगर संविधान के प्रोविजन में कोई मेंशन है, हालांकि ये फंडामेंटल पार्ट वाला मेंशन नहीं है, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट ना बोलते हुए इसको हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू व्हाट इज अ फंडामेंटल राइट और व्हाट लीगल राइट, सो यूपीएससी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना था। सो दो इट्स लीगल राइट एज वेल, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लीगल भी है, इलीगल चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन में होगी नहीं, राइट। दो इट वॉज लाइक काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, बट सुप्रीम कोर्ट का अगर आप जजमेंट भी पढ़ोगे तो उसमें भी इसको राइट टू वोट था, उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन राइट बरकरार रखा था, राइट। अब इसमें ये सारी बात लिखी गई कि अंडर द आर्टिकल 31 द राइट टू प्रॉपर्टी रिमेंड अ फंडामेंटल राइट टिल दी 44 अमेंडमेंट हुआ तब तक। आर्टिकल 31 के अंतर्गत था ये, और उसमें आर्टिकल 19(1)(f) में भी बात की गई थी, राइट। अकॉर्डिंग आर्टिकल 31 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2, government would only be granted the right to seize property and utilize it only for the public purpose, कि कोई भी प्रॉपर्टी उसको पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वंस द पर्सन रिसीव द प्रॉपर्टी रिसीव द एप्रोप्रिएट कंपनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब आर्टिकल इसमें बोल दिया कि भाई 31 में अगर किसी व्यक्ति से आप जमीन ले रहे हो तो आपको एक मार्केट के रेट पर उसको कंपनसेट करना होगा, उसको पैसा देना होगा, और प्रॉपर कंपनसेशन के बावजूद ही आप उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। और कि कोई भी अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मतलब मेरी कोई ज़मीन है, अगर सरकार लेना चाहे तो वो पावर ऑफ लॉ के माध्यम से लेगी, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती गए और भगा दिया, नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से नहीं लेगी, जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन उसके माध्यम से लेंगे, राइट है, जो कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31 सब क्लॉज ऑफ ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट है। सो एज ए सिटीजन, फिर इसका बिंग सिटीजन पिटिशन कोर्ट ड्यूरिंग द गवर्नमेंट्स लैंड एक्विजिशन एक्ट आया, आपको पता है 2013 में, उसमें कुछ रूल्स वगैरह चेंज किए गए और तमाम सारी चीज़ें इसमें हुई हैं। एज ए रिजल्ट फिर क्या हुआ, अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, बनाया गया कि यार ये तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया 1978 में, और राइट टू प्रॉपर्टी को इसको प्रोक्लेम किया कि भाई नो मोर इज अ फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड 31 एंड आर्टिकल 19(1)(f) यस वर इंटायरली एलिमिनेटेड फ्रॉम द पार्ट 3rd। 31वां आर्टिकल था और आर्टिकल 19(1)(f), आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ऑफ स्मॉल एफ, इन दोनों को खत्म कर दिया कि टाटा बाय बाय खत्म। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिमाइंडेड किया कि द स्टेट गवर्नमेंट दैट बिफोर टेकिंग समवन एल्स प्रॉपर्टी द स्टेट हैड टू अधेयर्स टू लीगल अथॉरिटी करेक्ट द प्रोसीजर। मतलब ये कि अगर आप ठीक है आपने फंडामेंटल राइट हटा दिया है, बट एक प्रोसीजर को फॉलो करना होगा अथॉरिटी को, इन द अकॉर्डेंस with the outline in article 300 and a capital A, right? So that was the कहानी of property, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट था उसका। अब फंडामेंटल राइट नहीं है एज ऑफ नाउ, अभी स्टेटस ये कि फंडामेंटल राइट ना होते हुए एक क्या राइट है, एक लीगल राइट है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 45th कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट एक्सटेंडेड रिजर्वेशन सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज अप टू, कब तक के लिए किया गया था। तो देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि भाई 10 साल के लिए गया था नॉर्मली। तो 1990 में अगर ये क्वेश्चन पूछा तो इससे 10 और बढ़ा लो तो 1990 तक ये था। अब ये याद रखिएगा कि 45 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया, तो 45 का आया था, याद रखना 1990 में, और इसमें रिजर्वेशन तो उसको बढ़ाया गया था, और 45 का डबल कर दो तो 90, कब तक के लिए बढ़ाया गया था, तो 1990 तक का। जो भी आपके दिमाग में ट्रिक्स वगैरह कुछ भी आ रही है, सो कॉल्ड ट्रिक्स, आई डोंट बिलीव इन द ट्रिक्स, बट यस, जो भी आपको जैसा भी आप याद रख सकते हो, अच्छी बेकार गंदी व्हाटएवर, बट ये कि आपको याद रखना है, राइट। सो इसमें ये बात की गई कि भाई जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब थे उनके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स वगैरह थी, उनको अगले 10 साल के लिए बढ़ा दी गई थी, जो कि 26 जनवरी 1990 तक लागू थी। आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनली बात करता है कि सीट, उन्होंने बोला कि रिक्वायर्ड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू सीज इन 1960, मतलब रिजर्वेशन के बाद 1960 तक की बात की जाती है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया 1970 तक बाय द 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर 23rd एंड एक्सटेंडेड टू पीरियड ऑफ 1990, और इस तरह से आगे इसको नहीं एक्सटेंड करता जाता है। तो अभी याद रखिएगा, अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है वो है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें भी 10 साल के लिए जो प्रोविजन है उसको बढ़ा दिया गया है। इज़ दैट क्लियर? बट याद रखिएगा एंग्लो इंडियन वाला जो प्रोविज़न था उसमें
उसकी कोई बात नहीं गई है, मतलब इनडायरेक्टली अब इनको हटा दिया गया एंग्लो इंडियंस वालों को, अभी एससी और एसटी का है। समझ में आती बात? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाई, सॉरी बाई तो ठीक है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया था, लेकिन आफ्टर एवरी, कब? हर 5 साल में। आपको पता है कि हर एक 5 साल के बाद में आर्टिकल 280 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट है हमारे, वो फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करेंगे, जिसको क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कहा जाता है, राइट, जिसमें एक चेयरमैन होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। तो याद रखिए 5 साल के बाद अपॉइंट किया जाता है, तो एक व्यक्ति तो चेयरमैन होगा और 4 व्यक्ति दूसरे होंगे, मेंबर होंगे, 5 लोग इसमें होते हैं, और इसको रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं ये। पर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इनकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है, एडवाइजरी होती है, और यूजुअली गवर्नमेंट इसको रिजेक्ट नहीं करती है, बट कर भी दे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। पार्लियामेंट अंडर दी फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1951 स्पेसिफाई करते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द कमीशंस। तो मतलब पार्लियामेंट के पास पावर की क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए फाइनेंस कमीशन को बनाते समय, कौन कौन से व्यक्ति इसमें होना चाहिए, ठीक है। और इस एक्ट के माध्यम से, ये एक्ट याद रखिएगा कि 1951 में जो एक्ट आया था फाइनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1951, उसके तहत चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग द एक्सपीरियंस इन द पब्लिक अफेयर। किसमें? पब्लिक अफेयर में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या क्वेश्चन आपको ट्रिक कर देगा कि भाई फाइनेंस में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, नो, राइट। तो याद रखिएगा, सो द पर्सन अंडर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट वेदर एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी आर एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट। याद रखिए कि एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में या फिर जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। पीवी राजमन्नार was the chief justice of madras high court, was chairman of the 4th फाइनेंस कमीशन। याद रखिएगा जो पीवी राजमन्नार साहब थे वो चीफ जस्टिस ऑफ जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस थे, इसके बावजूद भी उनको वो द चेयरमैन ऑफ द 4th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, राइट। अब देखिए कि 14th फाइनेंस कमीशन वाई रेड्डी है, ठीक है। ये कब तक चला था? 2025 तक, सॉरी 2015 से 2020 तक चला था। इसके बाद में एन के सिंह थे, ओरिजिनली इनको इस 2025 तक किया था, फिर बाद में ये होती स्प्लिट करके रिपोर्ट दी गई थी। अब याद है कि 16th फाइनेंस कमीशन बहुत न्यूज़ में, आप इसका मुझे बताइए कि इनके चेयरमैन कौन है और कब तक इनकी रिकमेंडेशन हमारे देश में लागू रहेगी। ऑलराइट, सो 15th कमीशन की और टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, मतलब टर्म ऑफ रेफरेंस दिए जाते हैं इसके माध्यम से, मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस देते हैं कि भाई फाइनेंस कमीशन के लोगों, आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख कर हमको वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है उसके बारे में आप बताइए। लेकिन हाँ, सेस और सबचार्ज और आईएसजीटी को छोड़कर, ऐसा बोला गया था 15th फाइनेंस कमीशन में। तो 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, उसकी बात चल रही है, अपॉइंटमेंट किया गया ऑल दिस थिंग, तो उसके बारे में मुझे बताइए उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। ऑलराइट, ये सारी बात लिखी, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। 16th वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि 12वां वाला कौन सा है, इंपॉर्टेंट पूछा था चेयरमैन, तो रंगराजन जी, सी रंगराजन जी वो थे 12वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। विजय केलकर साहब 13वां के थे, 2013 में विजय केलकर थे, राइट। 14 में वाई वी रेड्डी थे, 15 में एन के सिंह थे, और 16 वाला आप मुझे बताइए। ऑलराइट, ये सारी बात है, ठीक है, छोड़ो। क्राइटेरिया क्या होता है, ये 15th फाइनेंस कमीशन हो गया है गायब। 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन हुआ, देखिए इसमें सब कुछ लिखिए, बट इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। बट या कंपेरिजन करने के लिए अगर काम हो जाता है लोकल बॉडी और पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू ग्रांट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, न्यूट्रिशन स्पेसिफिक ग्रांट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू होम। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है? यस माय डियर फ्रेंड्स, पार्लियामेंट। बट अगर पार्लियामेंट ना देते हुए तो मेरे दोस्त अगर लोकसभा और अगर राज्यसभा दे दे तो फिर क्या होता है? फिर लोकसभा आंसर इज द राइट आंसर। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब देयर शुड बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दैट विल एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी। समझ में आ रही बात? यही बात उसमें ये लिखी है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका हेड होते हैं पीएम साहब होते हैं, राइट, और फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, और इसके बाद में हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट अकॉर्डिंग्स टू सच एडवाइस। इसकी फिर मतलब जो एडवाइस देते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं? एडवाइस कर मतलब एक्ट करते हैं, मतलब क्या काम करना है। पीएम साहब ने बोला कि चलो ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसको चलो इसको फाइनेंस मिनिस्टर दो,
तो फिर पीएम साहब को फाइनेंस मिनिस्टर देना पड़ेगी, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। और यही केस आर्टिकल 163 मतलब 163 आर्टिकल में भी किसके लिए बात की है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए बात की गई है। ये बात आपको समझ में आती है? दैट पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू। अनदर पॉइंट कि अगला पॉइंट ये है कि सच एडवाइस शेल नॉट बी इंक्वायर्ड इन कोर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एडवाइस पीएम साहब के द्वारा दी गई है, ये चीज़ आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया था, उसमें ये बात कही गई है। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ प्रेसिडेंट को ये एम्पावर्ड किया गया था कि जो एडवाइस दी गई है कैबिनेट के माध्यम से, उसको एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, जो रिकंसिडरेशन एडवाइस है, रिकंसिडर्ड एडवाइस मतलब उन्होंने कंसिडर कर लिया, फिर इसके बाद डबल से कोई भेजी है रिकमेंडेशंस एडवाइस प्रेसिडेंट को, वो फिर प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। फिर ये बात भी ध्यान रखना कि ऐसी जो एडवाइस होती है वो किसी भी कोर्ट में उसको इंक्वायरी नहीं कर सकता, मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? अगला पॉइंट ये याद रखना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, वो बाइंडिंग करता है क्या, प्रेसिडेंट एट द फर्स्ट प्लेस, मतलब नो रिकमेंडेशन। 42nd में ऐसा बोला था कि भाई कोई रिकंसिडरेशन होगा ही नहीं, मतलब जो बोल दिया है वो मानना पड़ेगा। क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, वो कब आया था, 1976 के आसपास। तो ये कब का दौर चल रहा है, इंदिरा गांधी जी का दौर है। सॉरी। सो दैट्स अबाउट दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरा गला खराब हो गया, शायद मुझे पानी पीना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यहीं से अपन शुरू करेंगे, डोंट वरी, ओके।